गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, अब हमने ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किए हैं आप सभी के लिए। आप सब लोगों के साथ जुड़ने के लिए हमें ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने पड़ रहे हैं। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स के लिए अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने YouTube चैनल का नाम है सुरवेसर सिद्धांत क्लासेस अकोला। इस चैनल पर आपको मेरे सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। मैं 1 बाय 1 सिक्वेंशियली C1 के सारे वीडियोस अपलोड करते जाऊंगा और आप लोगों को वो देखने हैं। आपको वीडियोस अच्छे लगे तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन को आप प्रेस करो ताकि आपको नए नए वीडियोस के इंफॉर्मेशंस पहले ही मिल जाएंगे। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये जो चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के हिसाब से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से भी। बोर्ड में भी इसको अच्छा खासा वेटेज मिलता है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में IIT JEE एग्जाम हो या फिर नीट के एग्जाम हो, इसमें ऑन एन एवरेज 2 या 3 सवाल पूछे जाते हैं। मतलब यहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा तगड़ा वेटेज रखता है। इस चैप्टर को स्टडी करना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपको कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर हुए तो आप पूरा का पूरा स्कोर इसमें ले सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डर लगता है। थ्योरी से वो डरते नहीं है, सबसे ज़्यादा वो डरते हैं न्यूमेरिकल्स को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, डरावने लगते हैं बच्चों को, और इसलिए बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल्स को ड्रॉप ही कर देते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एक स्पेशल टेक्निक है। अगर आपने उसे आजमाया तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के आंसर फटाफट निकालते आएंगे, और वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। वो कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करने हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आप सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, वो भी आसानी के साथ। तो आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of interconversion between electrical and chemical energy। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, किसे स्टडी करते हैं, द इंटरकन्वर्शन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ऐसी प्रोसेसेस को हम स्टडी करेंगे जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती हो, और ऐसे प्रोसेसेस को स्टडी करना यानी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्शन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इंटरकन्वर्शन किसी भी प्रकार का रहा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल इस डायरेक्शन में इंटरकन्वर्शन रहा, या इलेक्ट्रिकल टू केमिकल इस डायरेक्शन में भी इंटरकन्वर्शन रहा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे दिखाई देगी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपना अस्तित्व दिखाएगी दोनों टाइप के कन्वर्शन में, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपना अस्तित्व दिखाती है तो वहां पे जरूर चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, मतलब कटायंस अनायन ट्रांसफर होते हैं, माइग्रेट होते हैं, मूव होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। तो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसी ही रिएक्शन को स्टडी करना पड़ेगा जिस रिएक्शन में चार्जेस माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, कटायंस हो, अनायंस हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, माइग्रेट होते हो। अब ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जिसमें चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट होते हो, ये देखने के लिए हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस को स्टडी करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत ही आसान है, एक बार मैं वापस से दोहरा देता हूं आपके लिए, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरकन्वर्शन बिटवीन केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस इंटरकन्वर्शन को स्टडी करते वक्त हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो तैयार हो रही है या तो फिर कंज्यूम हो रही है, तो हमें ऐसे ही रिएक्शन स्टडी करने पड़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जहां पे चार्जेस ट्रांसफर होते हो। तो चार्जेस कौन से रिएक्शन में ट्रांसफर होते हैं, तो चार्जेस ट्रांसफर होते हैं कौन से रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन में एंड रिडक्शन में। इसलिए हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी करते वक्त ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डिटेल जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन। तो आपने नाम सुना है ऑक्सीडेशन का,
ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन एटम्स ऐड किए जाते हैं सब्सटेंस में, या फिर हाइड्रोजन एटम्स रिमूव किए जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि उस सब्सटेंस की रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। जब भी ये होगा तब हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस किस में गया है, ऑक्सीडेशन में। तो जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन में गया है। जब कोई ऑक्सीजन एटम ऐड कर लेगा तो हम कहेंगे वो ऑक्सीडेशन में गया है। जिस किसी पदार्थ से हाइड्रोजन एटम रिमूव किए जाते हैं तो हम बोलेंगे वो पदार्थ किस में गया है, ऑक्सीडेशन में गया है। या जिस किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, हम कहेंगे वो सब्सटेंस किस में गया है, ऑक्सीडेशन में। तो हाउ कैन वी डिफाइन ऑक्सीडेशन? तो इसकी डेफिनेशन हम बता सकते हैं, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एटम्स आर एडेड और हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव और इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस। ये चारों डेफिनेशन ऑक्सीडेशन को डिफाइन करती है। इनमें से ये जो डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है, ये कंपल्सरीली हर बार क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। हर बार ऑक्सीजन एटम्स ऐड होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व ही नहीं होता, तो ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हर बार सेटिस्फाई नहीं होती। हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव, बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जहां पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व ही नहीं होता, इसलिए ये भी डेफिनेशन हर बार सेटिस्फाई नहीं होती। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये हर बार सेटिस्फाई होती है और इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो एक बार ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एटम्स आर एडेड और हाइड्रोजन एटम्स आर रिमूव्ड और इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल, जब Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Na पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो वहां पर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो जब Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो हम बोलते हैं Na अंडरगोज ऑक्सीडेशन। तो जब भी कोई मेटल कटायन में कन्वर्ट होता है तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने, इसलिए वो किस में गया है, ऑक्सीडेशन में गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो रिडक्शन एग्जैक्टली अपोजिट टू ऑक्सीडेशन है। अब रिडक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स ऐड किए जाते हैं सब्सटेंस में, या फिर ऑक्सीजन एटम्स रिमूव किए जाते हैं सब्सटेंस से, या फिर वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और जब वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है। इसलिए जब भी किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस किस में गया है, रिडक्शन में गया है। तो इसलिए रिडक्शन की भी वैसे ही 4 डेफिनेशंस बनेंगी, लेकिन इसमें भी एक ही यूनिवर्सल डेफिनेशन है, वो यानी कौन सी, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन। तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने डिफाइन करना चाहिए, लेकिन हमें बाकी की भी डेफिनेशन मालूम हो, इसलिए हमने चारों डेफिनेशंस एक साथ बताई है। तो क्या है रिडक्शन? द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम्स आर एडेड और ऑक्सीजन एटम्स आर रिमूव और इलेक्ट्रॉन्स आर गेन और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। तो इसमें से ये जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, ये क्या है, यूनिवर्सल डेफिनेशन है, ये कभी भी फेल नहीं होती, हर केस में ये डेफिनेशन एप्लीकेबल होती है। इसलिए आपको अगर किसी ने रिडक्शन की डेफिनेशन पूछी तो आप एक ही शॉर्ट में बता सकते हैं, एक ही शब्द में बता सकते हैं, द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये डेफिनेशन बोल दी तो भी सफिशिएंट है। अब दूसरी बात यह है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये कभी अकेले अकेले नहीं होते। ऑक्सीडेशन कभी अकेला नहीं होता। सोडियम हमें मालूम है कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और वो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल बन सकता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। लेकिन सोडियम को अगर हमने इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखा तो वो कभी भी खुद होके इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। वो इलेक्ट्रॉन लूज तभी करेगा जब उस इलेक्ट्रॉन को लेने वाला कोई वहां पे मिल जाएगा। तो जब Na का एटम Cl के एटम के कांटेक्ट में आएगा तो तब Na इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि उस लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए वहां पे कौन है, क्लोरीन है। मतलब जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा उसी समय क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमेशा कैसे होते हैं, साथ साथ होते हैं। ओनली ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल, ओनली रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल।
बट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज ऑकर्स साइमल्टेनियसली। इसलिए हम किसी रिएक्शन को सिर्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वहां पे तो दोनों हो रहा है, और इसलिए हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये याद रखिएगा हमेशा कि ऑक्सीडेशन नेवर ऑकर्स इंडिविजुअली, रिडक्शन ऑल्सो नेवर ऑकर्स इंडिविजुअली, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज ऑकर्स साइमल्टेनियसली। जब कोई एक स्पेसीज इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा तभी दूसरा स्पेसीज उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, और ये प्रोसेस हमेशा साइमल्टेनियस होती है। जैसे कि हम बताते हैं, जब हम कहीं पे खड्डा खोदते हैं तो जब हम डिग करते हैं तो किसी जगह दूसरे जगह पे हीप लग जाता है, मिट्टी का ढिगारा तैयार हो जाता है। तो जैसे मिट्टी को हम खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो जब एक जगह पे गड्ढा खोद रहा होता है तो दूसरी जगह पे क्या होता है? हिप लग रहा होता है। ये दोनों प्रोसेसेस कैसे होती है? साथ साथ। बिना हिप तैयार किए हम डिग नहीं कर सकते। तो वैसे ही बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं हो सकता और बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। दोनों प्रोसेसेस हमेशा साथ साथ होती है। इसलिए इस रिएक्शन को ना तो मैं ऑक्सीडेशन कह पाऊंगा ना ही रिडक्शन कर पाऊंगा, क्योंकि वो दोनों है। इसलिए हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपल हम इतना भी बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन इज अ सम ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का सम, देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब एक स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है तो दूसरा स्पेसीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वन स्पेसीज टू अनदर स्पेसीज। इसलिए सिंपल वर्ड में हम रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही सिंपल तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन याद रखी जाती है, द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे क्योंकि इनमें ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिएक्शन को स्टडी करना है? रेडॉक्स रिएक्शन को ही स्टडी करना है। क्यों रेडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करना है? क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन ही ऐसा रिएक्शंस है, ऐसे रिएक्शन का ग्रुप है जिसमें चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और जहां पे कहीं पे चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, वहीं पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अस्तित्व दिखाई देता है। इसलिए पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से रिएक्शन के साथ डील करना है? रेडॉक्स रिएक्शन के साथ। इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन की डिफिनेशन आपको आनी चाहिए। बहुत सिंपल है डेफिनेशन। अब रेडॉक्स रिएक्शन का नेचर क्या है, उसके बेसिस पर से हमने रेडॉक्स रिएक्शन को क्या किया है? दो क्लासेस में क्लासिफाई किया है। एक है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन एंड दूसरी है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? तो ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप होती है, उसे ट्रिगर करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, वो नेचुरली शुरू होती है, अपने आप शुरू होती है। जो रेडॉक्स रिएक्शन अपने आप शुरू होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। द रेडॉक्स रिएक्शन विच ऑकर ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। भाई इसका एग्जांपल क्या है? इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसका एक एग्जांपल है, अगर मैं Na को, सॉलिड Na को एंड क्लोरीन गैस को एक चेंबर में बंद कर दूंगा तो Na है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एंड क्लोरीन गैस है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो फटाक से सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बन जाएगा और हमें क्या मिलेगा? NaCl। तो व्हेन Na कंबाइंस विद क्लोरीन गैस दे कंबाइन स्पॉन्टेनियसली टू गिव NaCl। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ NaCl जो है वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा बहुत ही फैमिलियर एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। हमारे घर के खिड़कियां हैं, दरवाजे, ग्रिल है, वो डे बाय डे रस्ट होते जाती है, रस्टिंग अपने आप चलता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन का एक टाइम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हाउ कैन यू डिफाइन रेडॉक्स स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन? The redox reaction which occur on its own is called as spontaneous redox reaction। एक एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन है और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ NaCl है। आप इन जनरल एग्जाम्पल दे सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ ऑल सॉल्ट्स इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरा एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन का
वो है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अब हाउ कैन वी डिफाइन नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन? तो ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप कभी नहीं होगी, लेकिन अगर हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो होगी। मतलब अपने आप वो होती नहीं है, हमें वो बाहर के से फोर्स अप्लाई करके करवानी पड़ती है। तो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन अ नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन? द रेडॉक्स रिएक्शन विच नेवर ऑकर ऑन इट्स ओन but occur with the help of some external agency is called as non-spontaneous redox reaction। वापस से एक बार देखिएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? द रेडॉक्स रिएक्शन विच नेवर ऑकर ऑन इट्स ओन बट ऑकर विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एजेंसी और इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो Na और Cl2 को अगर मैं एक जार में, एक बर्तन में, क्लोज बर्तन में बंद कर देता हूं तो अपने आप रिएक्ट होकर NaCl तैयार करते हैं। लेकिन अब मुझे NaCl से वापस सोडियम एंड क्लोरीन चाहिए, तो अपने आप कभी भी NaCl से सोडियम एंड क्लोरीन नहीं मिलता। मुझे उसके लिए मोल्टन NaCl में क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है, तब जाके मुझे कभी सोडियम सॉलिड एंड Cl2 गैस मिलेगा। मतलब जब तक मैं इलेक्ट्रिक करंट मोल्टन NaCl में पास करूंगा तब तक मुझे सोडियम सॉलिड एंड क्लोरीन गैस मिलता रहेगा। अगर मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास करना बंद कर दिया तो डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl बंद हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ NaCl2 भी बंद हो जाएगा। मतलब जब तक करंट पास कर रहे तब तक ये रिएक्शन होगी, इसलिए ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। द रेडॉक्स रिएक्शन विच नेवर ऑकर ऑन इट्स ओन बट ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ external influence or force is called as a non spontaneous redox reaction। इसका एग्जांपल क्या है भाइयों? इन जनरल हम बता सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल सॉल्ट्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एनी सॉल्ट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अब पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें रेडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करना है। मतलब हमारे सामने कौन आएगा? या तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन या तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो हम आइडेंटिफाई कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा सवाल यह है कि हम रेडॉक्स रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे? ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस है, हर साल नई नई केमिकल रिएक्शंस मालूम होती है, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं? हमें ये कैसे पता चलेगा? तो इसलिए हमें रेडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, और रेडॉक्स रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक और कंसेप्ट स्टडी करना पड़ेगा, और उस कंसेप्ट का नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा भी कहा जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो आप 100% एक्यूरेटली क्या बता सकते हैं कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। एक बार हमें समझ में आया कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, तो बाद में हम उसका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसलिए हमें सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन को पहचानते आना चाहिए। डू यू गॉट इट? तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए हमें एक कंसेप्ट देखना है, कौन सा? ऑक्सीडेशन स्टेट का। देखो तो it is very important to know how to calculate oxidation state or oxidation number। जिसे हम सिंपली एब्रिवेट करते हैं OS इस सिंबल से। तो हाउ कैन वी डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसी के बेसिस पर से हमें आइडेंटिफाई करते आएगा रिएक्शन को वेदर इट इज रेडॉक्स और नॉट। तो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है? तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर ये एक्चुअल या फिर अपीयरेंट चार्ज है प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट इन अ फ्री और कंबाइंड स्टेट। अब फ्री स्टेट का मतलब होता है एलिमेंटल फॉर्म, जैसे Na है, Na मेटल, वो फ्री स्टेट में किसी के साथ कंबाइन नहीं है। गोल्ड है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं है, मतलब क्या है? फ्री स्टेट में है। और कंबाइन मतलब कंपाउंड के फॉर्म में।
तो किसी भी एलिमेंट पर फ्री स्टेट हो या कंबाइंड स्टेट हो, उस पर जितना चार्ज दिखाई देता है उस चार्ज को हम क्या कहते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक्चुअल और अपीयरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट इन अ फ्री और कंबाइंड स्टेट। तो एक्चुअल चार्ज का मतलब क्या होता है, तो NaCl इज आयोनिक कंपाउंड, और हमें मालूम है कि NaCl में रियल में Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन है। कैसे पता चलेगा हमें, अगर हम एक्वस NaCl का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें करंट पास करेंगे तो कंडक्ट करेगा, मतलब उसके अंदर सच में क्या थे, Na पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन थे। मतलब सचमुच का Na पर एक पॉजिटिव चार्ज है एंड Cl पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे चार्जेस को हम एक्चुअल चार्जेस बोलते हैं, बराबर है। तो ऐसे एक्चुअल चार्जेस प्रेजेंट ऑन एलिमेंट इन फ्री और कंबाइंड स्टेट इज कॉल्ड एज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बहुत बार हमें कोवेलेंट कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कोवेलेंट कंपाउंड का हम एग्जांपल लेंगे मीथेन। अब मीथेन ये कोवेलेंट बॉन्ड से तैयार हुआ है, किसी ने भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया और किसी ने भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किए और कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। मतलब सबके इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास है, किसी पर कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन जब हम मीथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं और कार्बन को डायरेक्टली अटैच कितना है, 4 हाइड्रोजन है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का भी हमें नॉलेज है, हमें मालूम है कि कार्बन हाइड्रोजन के तुलना में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता होगा। तो ये कार्बन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कार्बन ने चारों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया है। तो उस पर कितना चार्ज आ गया, ऐसा लगता है -4। कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लिए, तो उस पर -4 चार्ज प्रेजेंट होगा। तो ये ऐसे चार्जेस को जो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है लेकिन प्रेजेंट है, ऐसा लगता है, दे सिम्स टू बी प्रेजेंट देयर, तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम अपीयरेंट चार्जेस बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन ने अपने तरफ खींच लिया, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज ही कर दिया, और इसलिए हाइड्रोजन के सर पर +1 चार्ज आएगा, ऐसा हमें लग रहा है। तो ऐसे चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, अपीयरेंट चार्जेस बोलते हैं। तो ऐसे अपीयरेंट या फिर एक्चुअल चार्जेस को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, the actual or apparent charge present on an element in a free state or combined state is called as oxidation state or oxidation number। अब अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन कैलकुलेट करते आता है, तो हम बता सकते हैं कि वेदर द गिवन रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट, बराबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसे, रेडॉक्स रिएक्शन को। और एक बार रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी हमें पता चल जाएगी तो हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा कन्वर्जन होगा, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल या केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कैसे की जाती है, तो इसके लिए हमें एक स्पेशल लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके रूल्स, बहुत सारे बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के रूल्स मालूम नहीं होते हैं। तो मैं आपको एक पीरियड में आधा घंटा लगेगा, उसके लिए मैं आपको ईच एंड एवरी रूल बता दूंगा, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट बाय नोइंग द स्ट्रक्चर और विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर। तो ये इसके लिए मैं आपका एक स्पेशल लेक्चर लूंगा, ठीक है।